राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले इन्फॉर्मेशन दी थी कि अपन LDC का पेपर टेस्ट है उसका सिलेबस YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और वो 1 फरवरी से शुरू करेंगे। तो उसी श्रृंखला में आज की अपनी ये क्लास रहने वाली है। तो जो भी साथी आरंभ बैच से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे से संपर्क कर लें। दिए गए नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज लिखे भेज दे कि मुझे आरंभ बैच में एंट्री देनी। एंट्री तो आपकी क्लास आप कभी भी देख सकते हो, लेकिन मुझे भी पता रहे कि कौन सा विद्यार्थी सीरियस होकर इस क्लास को ले रहा है, उसके लिए आप मुझे मैसेज करेंगे। तो आरंभ बैच की ये पहली क्लास है, तो चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो का टाइम, आज का पहला वीडियो आपको शाम को मिल रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियोज हैं वो आपको दोपहर 12 बजे प्रोवाइड होंगे। डेली दोपहर को 12 बजे आपको वीडियो मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, अन्य साथियों तक शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब अपन बात करते हैं कि अपना आरंभ बैच है, इसकी क्लास पूर्णतः निःशुल्क यूट्यूब पे मिलने वाली है। केवल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे से संपर्क करना है। RSSB LDC भर्ती 2025 पहले पेपर की कंप्लीट तैयारी यहाँ इस बैच में निःशुल्क करेंगे, जिस बैच का नाम है आरंभ बैच और वो आज से आरंभ हो चुका है। मैथ्स से शुरू करेंगे, मैथ्स फिर साइंस और उसके बाद में अपन राजस्थान जीके को करेंगे, उसके लास्ट में हिंदी का पोर्शन भी करेंगे। सभी बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ समझने वाले होंगे। लेकिन ये जो पहला चैप्टर है उसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम कहते हैं। अब बहुत साथी मुझे कमेंट में कहेंगे कि सर नंबर सिस्टम है वो सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो साथियों, मैं आपको पूरा नंबर सिस्टम नहीं करवाने वाला हूँ, लेकिन वह संख्या पद्धति, वह नंबर सिस्टम करवाने वाला हूँ जो बेसिक अपने हर जगह काम में आएगा। आगे चलते हुए मैथ को करने के लिए वो आवश्यक है, उसको अपन यहाँ चर्चा करेंगे। मुझे पता है पहला सिलेबस लिखा हुआ है 6 संख्याओं के वर्ग एवं वर्गमूल, घन एवं घनमूल ज्ञात करना वैदिक विधि से। उसमें भी आपको बहुत विद्वान लोग हैं, वो आपको कंप्लीट वैदिक गणित पढ़ा रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि वो वैदिक विधियों से आपसे केवल वर्गमूल और घनमूल प्राप्त करना चाह रहा है। यानी आपको वैदिक विधि नहीं भी आती है तो आप वर्गमूल और घनमूल अपनी साधारण विधि से निकाल के भी आंसर दे के आ सकते हो। क्यों दे के आ सकते हो? क्योंकि उसके पीछे का एक रीज़न है, क्योंकि आपके आंसर में ऐसा तो है नहीं कि इस विधि से ही आपको आंसर तक पूछना है। तो वो प्रश्नावली शुरू में बाद में करूँगा, आज अपन शुरू करेंगे इसमें संख्या पद्धति। सबसे पहले ये सिस्टम क्या है समझते हैं अच्छे से। मैंने नाम लिखा है यहाँ पर संख्या पद्धति। क्या नाम लिखा है? संख्या पद्धति, जिसे आप लोग नंबर सिस्टम के नाम से जानते हो। मैं इसको नंबर सिस्टम नाम न देकर टॉपिक को ये नाम भी दे सकता हूँ कि मैं यहाँ आपको केवल संख्या समझने की बात करूँगा। संख्याओं की समझ, संख्याओं की समझ जो मुझे पता है आप लोगों को सबको आती है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, मेरा भी कर्तव्य बनता है बीच बीच में मुझे चीज़ें वापस बतानी ना पड़े। तो संख्याओं की समझ में बात करें तो सबसे पहले ही मैं बात करना चाहता हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि संख्या क्या होती, संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। हालांकि संख्या भी आगे बढ़ती है, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कॉन्सेप्ट होता है अंक का। तो आप सभी जानते हो अंक यानी जो डिजिट होती है मैथ में, वो डिजिट कितनी होती है? तो आप कहते हो 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 है। वो क्या है? आपके अंक है, डिजिट है। कितने मैथ में अंक कितने होते हैं? सभी जानते हो 10। अब आप लोग, बहुत विद्यार्थियों को मैं संख्या के बारे में पूछूं तो वो नहीं बता पाते हैं। तो संख्या होती क्या है? तो संख्या होती है विद्यार्थियों अंकों का एक समूह होता है। अंकों का समूह होता है। अंकों का क्या होता है? समूह होता है, जो अपनी आवश्यकता को होता है, जो अपनी
आवश्यकता की पूर्ति करता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, आवश्यकता की पूर्ति करता है। सर कैसे करता है? देखो ये करता कैसे, जैसे अपन छोटी क्लासों में थे, दूसरी या पहली में, तब अपन एक बात सीखते थे और वह बात ये होती थी कि अपने को एक संख्या लिखी हुई आती थी कि निम्न संख्याओं को अंकों में लिखिए, और वहाँ पर ऐसे लिख के आता था 10,520, 10,520, इसको अंकों में लिखो। साधारणतः ऐसे लिखा आता था 520 उस कंडीशन में अपने 10,520 कई प्रकार से लिख देते, 10,000 फिर 520, कई तो ऐसे सही सही लिख देते थे, कई ऐसे लिख देते थे 10,520, कोई ऐसे लिख देता 10,520। क्यों? क्योंकि वो अपने को समझ नहीं थी। ठीक है, इसका कारण अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि अपने को एक आवश्यकता है एक समूह बनाने की। जो समूह अपनी इस आवश्यकता को पूर्ति कर देगा, उस समूह को अपनी कौन सी संख्या बोल देंगे? उस संख्या को ये 10,520 बोल देंगे। तो अंकों को काम में ले रहे हैं, तो इसमें इकाई का अंक है, दहाई का अंक है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है। कौन से अंक पर किस अंक को लिखना है, उस अंक की अपने को इन अंकों से पूर्ति करनी है। ये अपने पास में अंक है, जैसे यहाँ 20 लिख रहे हैं तो 0 लिखेंगे इकाई पे, फिर 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये 10,500 इकाई का अंक 0 है, 5 है, 2 है, 0 है, 1 है। अब ये एक समूह प्राप्त हो गया, जिसे अपन क्या कहते हैं? जिसे अपन संख्या कहते हैं। बताओ चीज समझ में आई कि नहीं आई? आपको संख्या और अंक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अंकों का एक ऐसा समूह है जो अपनी आवश्यकता को पूर्ति करता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों? संख्या कहलाता है। अब संख्याओं के बहुत प्रकार है। उन प्रकारों में जानने से पहले मैं आपको कुछ संख्या बताता हूं। जैसे आपने पढ़ी होगी वास्तविक संख्या। क्या पढ़ी होगी आपने वास्तविक संख्या पढ़ी होगी। सर ये क्या सिस्टम होता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। थोड़ी सी इनके बारे में समझ रखनी है, कई बार क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने एक संख्या पढ़ी होगी अपरिमेय संख्या। एक संख्या आपने पढ़ी है, मैं भी पढ़ा दूंगा। अपरिमेय संख्या और प्लस के अंदर परिमेय संख्या का जो समूह होता है, कौन सी संख्या का? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है, उस समूह को क्या कहते हैं? तो आप सभी कहोगे सर उस समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। प्रकृति में दो ही प्रकार की संख्या है, या तो वो परिमेय है या फिर वो अपरिमेय है। संख्याएं कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है, या तो वो परिमेय संख्या है या फिर वह अपरिमेय संख्या है। उन दोनों को सम्मिलित रूप से अपन कौन सी संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ में आ गई होगी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसको अपन वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बात यहाँ तक पहुँच गई तो बात आ जाती है सबसे पहले परिमेय संख्या पर। कौन सी संख्या पर? परिमेय संख्या पर। क्या होती है परिमेय संख्या? वह संख्या जिसे अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। वह संख्या जिसे अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ एक कंडीशन आती है कि इस Q का मान किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? Q का मान 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अक्सर मैं विद्यार्थियों को पूछ लेता हूँ जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, या मैं छोटे बच्चों को जब पढ़ाता हूँ 9th 10th वालों को, तो मैं एक बात उनसे ज़रूर पूछता हूँ कि लिखा जा सकता है और लिखा नहीं जा सकता, तो आपको रोक कौन रहा है लिखने से? आप हर संख्या को P/Q में लिख सकते हो। जैसे √2 है तो आप √2 के बटा में भी तो 1 लगा सकते हो। तो आप सभी कहते हो हाँ सर लगा सकते हैं। तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी अधूरेपन को डिनोट करती है कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां पर P/Q पूर्णांक होनी चाहिए। P/Q कौन सी संख्या होनी चाहिए?
पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण अंक होना चाहिए। ये विशेष बात ध्यान रखना, क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। उसके बाद में भी लिखा जा सकने का मतलब है अपन उसके ऊपर मैथमेटिक्स की कोई भी प्रतिक्रिया या क्रिया लगाए और उसे P/Q के रूप में लिख दे ले जाके, तब तो वो परिमेय बन जाएगी, और नहीं लिख सकते तो वह अपरिमेय बन जाएगी। सर कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे समझना। आप भी सबसे पहले एक चीज को समझना आप लोगे, जैसे मैंने लिखा एक संख्या 0, स्टार्टिंग में 0 से करता हूं। 0 कैसी संख्या है? तो ध्यान रखना 0 किस संख्या का एग्जाम्पल है? तो 0 एक परिमेय संख्या का उदाहरण है। 0 कौन सी संख्या का उदाहरण है? 0 आपकी परिमेय संख्या का उदाहरण है। सर इसमें P/Q में कैसे लिखेंगे? देखो मैं 0/1 लिख सकता हूं, 0/2 लिख सकता हूं, 0/3 लिख सकता हूं, 0/1000 लिख सकता हूं ना। लिखने से इसके मान पर कोई फर्क नहीं आएगा। 0 क्या रहने वाला है? 0 0 ही रहने वाला है। इसलिए प्रत्येक अंक पूर्ण अंक भी है और संख्या पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है, और Q का मान 0 भी नहीं है। प्रत्येक संख्या पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। 0 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 0 में 1 का भाग लगाओ तो भी 0 आएगा, 0 में 2 का भाग लगाओ तो भी 0 आना है, 0 में 3 का भाग लगाओगे तो आना तो क्या है? 0 है। इसका मतलब ये P हो गया और ये Q हो गया। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। उसके बाद में मैं बात करूं, मैंने कहा 1/2 कैसी संख्या है? तो आप खुद कह दोगे P/Q के रूप में लिखी हुई है, तो ये हो गया। फिर मैंने कहा 0.5, एक एग्जाम्पल और लिया मैंने किसका? 0.5 का। तो आपने कहा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5, इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे लग जाएगा 10, और ये कन्वर्ट होके किस में बदल गई? 1/2 में। तो पॉइंट वाली संख्या भी कौन सी हो गई? P/Q के रूप में आने से परिमेय संख्या होगी। एक और एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, मैंने कहा 0.33333। बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो आप लोग सोचोगे कि 0.333 कब आ सकता है? तो आप कहोगे सर हम 1 में 3 का भाग लगाएंगे ना, 1 में 3 का भाग लगाएंगे तो 0.333 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.33। तो ये 1/3 वास्तव में लिख चुके ना अपने इसको, तो ये कौन सी संख्या है? P/Q के रूप में है, तो ये एक परिमेय संख्या है। सर ये बार बार संख्या रिपीट होती है, इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं 0.5555, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है, यानी किसी एक के ऊपर इस संख्या को बोलते हैं बार। सॉरी मैंने कहा ये 5, इसके ऊपर बार लगा दी, इसका मतलब है 0.5555 रिपीटेशन है। तो इस प्रकार की संख्या भी P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। इसलिए ये संख्या भी कैसी संख्या रहेगी? परिमेय संख्या। 22/7 कैसी संख्या रहेगी? परिमेय संख्या रहेगी। √4, तो आप कहोगे √4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो 2 में क्या डाल सकते हैं? 2 के बटा में 1 अपन रख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या। इसका मतलब कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या हुई? सभी प्रकार की जो गिनती में संख्या आती है, चाहे वो माइनस चिन्ह के साथ आए चाहे वो प्लस चिन्ह के साथ में आए, वो सारी की सारी आपकी कौन सी संख्याएं कहलाती है? तो आप कहोगे वो परिमेय संख्या है। बटा में लिखी हुई संख्या परिमेय संख्याएं होती है। पॉइंट में लिखी हुई संख्या जो शांत है वह परिमेय संख्या है, और पॉइंट में लिखी वह संख्या जो बार बार अंकों की पुनरावृत्ति करती है वो सभी परिमेय संख्या है। और पूर्ण वर्ग संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्ग निकल जाता है, यदि वो रूट में लिखी हुई है, तो वो सभी की सभी कैसी संख्याएं होगी? परिमेय संख्याएं होगी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या आता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होती क्या है अपरिमेय संख्या? देखो आजकल आरएसएस बी का जब भी 3rd ग्रेड से पैटर्न बदला है,
तो वो मैथ के क्वेश्चन को भी स्टेटमेंट बनाना चाह रहा है, तो सामान्य तो वो अर्थमेटिक्स जो मैथमेटिक्स थी उसको छोड़कर एडवांस मैथ की ओर बढ़ा। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें स्टेटमेंट बनने जा सकते हैं, इसलिए वो क्या करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैं स्टेटमेंट बेच बनाऊं। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई है? ये सारी कक्षा 9 में ये बातें लिखी हुई। सर इसके उदाहरण बताओ। मैंने कहा 2.573584040000005 ऐसी कोई संख्या है तो वो एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। फिर एक एग्जाम्पल में आप ध्यान रखना, पाई है ना, पाई वो एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई कैसी संख्या होती है? तो पाई आपकी अपरिमेय संख्या होती है। इसके साथ में एक विशेष ध्यान रखना आप लोग, अंडर रूट में लिखी हुई जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है वो सारी की सारी कैसी संख्याएं होती है? तो वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। इस परिमेय और अपरिमेय के कॉन्सेप्ट पर अभी रीट की जो साइंस मैथ्स का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो क्या क्वेश्चन थे, अब इनके कुछ गुणधर्म देखते हैं। देखो जी, यदि मैंने कहा कोई परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या में कोई दूसरी परिमेय संख्या जोड़ दे तो वह जो प्राप्त संख्या होगी वो परिमेय ही होगी। ये बात विशेष ध्यान रखना है। यदि किसी परिमेय संख्या में कोई दूसरी परिमेय संख्या जोड़ दे तो वह संख्या अपने आप क्या बनने वाली है? परिमेय। कैसे? मैंने कहा 1/2, इसमें मैंने कोई परिमेय संख्या जोड़ दी 1/3, तो संख्या कितनी आ गई? तो 5/6 आ गया। कितना आ गया? 5/6 आ गया। ये परिमेय है, ये परिमेय है, तो ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो ये भी कैसी संख्या प्राप्त हो गई? परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। दूसरा गुणधर्म विशेष ध्यान रखना है। सर ये बातें हमें ध्यान रखना, मेरे आरंभ बेस से जो जुड़ गए ना उनको कंप्लीट मैथ क्या क्या सीखना है वो सारी मैं अपने आप बता दूंगा। आप तो बस डेली क्लास में जुड़े हुए रहना। लास्ट तक आपकी मैथ्स को मैं शानदार मैं खुद करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बच्ची एक कोई परिमेय संख्या, कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। इसमें मैंने कोई अपरिमेय संख्या जोड़ दी तो जो प्राप्त संख्या होगी ना वो भी अपरिमेय संख्या ही होगी, और यदि मैं गठा भी दी तो भी अपरिमेय ही रहेगी। यानी परिमेय संख्या में से यदि मैं अपरिमेय संख्या को जोड़ दूं या गठा दूं तो प्राप्त संख्या सदैव अपरिमेय होगी। कैसे होगी? जैसे एक परिमेय संख्या ले ली मैंने 2 एक परिमेय संख्या है, प्लस में मैंने √2 एक अपरिमेय संख्या ले ली, तो ये जो टोटल प्राप्त संख्या है वो कैसी रहने वाली है? तो वो रहने वाली है अपरिमेय। कैसी रहने वाली है? तो ये प्राप्त संख्या अपरिमेय रहने वाली। जोड़ने के बजाय मैंने गठाई भी दी, यानी मैंने क्या कर दिया? 1 में क्या लिख दिया भाई? 1 प्लस के अंदर √2 -1 कर दिया, तो ये संख्या भी कैसी रहने वाली है? ये संख्या भी अपरिमेय। तो पहला गुणधर्म, परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो प्राप्त संख्या अपरिमेय होती है। देखते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास में कोई अपरिमेय संख्या थी। कौन सी संख्या थी? अपरिमेय संख्या थी। उसमें मैंने अपरिमेय संख्या जोड़ दी या अपरिमेय संख्या एक बार जोड़ने वाली, तो प्राप्त संख्या है ना वो अपरिमेय ही होगी। अपरिमेय ही होगी। सर कैसे? मैंने √2 में √2 को जोड़ दिया तो √2 और √2 कितने हो गए? आपने कहा 2 √2,
तो 2√2 कैसी संख्या एक है, तो आप कहोगे सर ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय हर बार कैसे लिखा जा रहा है, ये प्राप्त संख्या कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दें। चौथा, अब मैं एक विशेष कंडीशन में बता रहा हूं, ध्यान रखना, ये बात वहां लिखी हुई आई थी कि अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाए तो प्राप्त संख्या अपरिमेय भी हो सकती है और प्राप्त संख्या परिमेय भी हो सकती है। ध्यान रखना ये बात, अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाए तो प्राप्त संख्या परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। सर कैसे, मैंने कहा √2 एक अपरिमेय संख्या ली, इसमें से √2 एक अपरिमेय संख्या ली, घटाया तो √2 में से √2 आया कितना, 0। ये संख्या कैसी संख्या है, तो ये संख्या है परिमेय। लेकिन मैंने यहाँ लिया √3 और यहाँ लिया √2, तो ये प्राप्त जो संख्या है वो कैसी संख्या है, तो वो है अपरिमेय संख्या। क्लियर है क्या? अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय भी आ सकती है और परिमेय भी आ सकती है। एग्जाम्पल लेते ही आपको चीज समझ में आ जाएगी। तो ये कथन सदैव वाले में लिखा हुआ आ सकता है। सदैव वाले में कैसे लिखा हुआ आ सकता है, क्वेश्चन आ जाए निम्न में से कौन सा असत्य है, और वहां पूछा जा सकता है कि अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाने पर सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो इस बात को आप कह देना गलत है। ठीक है। उसके बाद में चौथा कॉन्सेप्ट है कि अपरिमेय संख्या है, इस अपरिमेय संख्या को मैं किसी अपरिमेय संख्या से गुणा कर दूं तो प्राप्त संख्या कैसी होगी, तो प्राप्त संख्या परिमेय भी हो सकती है, प्राप्त संख्या अपरिमेय भी हो सकती है। ये स्टेटमेंट अभी 3rd ग्रेड में लिखा हुआ आ सकता। सर कैसे, देखो भाई, अपरिमेय संख्या ली मैंने 1/√2, फिर कोई एक अपरिमेय संख्या ली मैंने 1/√2, दोनों को गुणा करो। देखें गुणा करोगे तो ऊपर एक एक कम एक, √2 1/2, जो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन मैंने लिखा 1/√3, गुणा में मैंने लिखा 1/√2, प्राप्त संख्या कितनी हुई 1/√6, जो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बताओ भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। यानी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करें तो परिमेय या अपरिमेय संख्या आ सकती है। ये इतने स्टेटमेंट आप लोगों को थोड़े से पता होने चाहिए, चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। दूसरा उदाहरण भी ले सकते हो, √2 गुणा √2 बराबर कितना, √4। √4 का मतलब 2, कैसी संख्या, परिमेय। लेकिन √2 में √3 को गुणा किया तो प्राप्त संख्या √6, कैसी संख्या है, तो आप कहोगे सर ये है अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाह रहा था। अब चलते हैं कुछ संख्याओं के प्रकार। उसमें सबसे पहली कोई संख्या है, उस संख्या को अपन नाम देंगे प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। 1 से प्रारंभ होकर कहाँ तक चलती है, अनंत तक जो संख्या चलती है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ काम में आएगा, ये क्वेश्चन कहीं पर भी काम में आ सकता है, आपको समझ में होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरी संख्या है, वो है, छोटा इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं बता रहा इनका, नहीं तो इनमें बहुत बातें छुपी हुई है। पूर्ण संख्या वह संख्या जिसमें, वह संख्या जो 0 से प्रारंभ हो, कहां से, 0 से प्रारंभ हो और अनंत हो। इसका मतलब यहां 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइटिव है। क्या है, डॉट डॉट इनफाइनाइटिव है। तो यहां से यहां तक को देखूं तो इनको क्या कह सकते हैं, प्राकृत संख्या कह सकते हैं। तो 0 में प्राकृत संख्या को शामिल कर ली जाए, 0 में किसको शामिल कर ली जाए, प्राकृत संख्या को शामिल कर ली जाए तो प्राप्त संख्या कैसी बन जाएगी, तो आप कहोगे सर प्राप्त संख्या हमारी जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है। तो यहां से मैं एक कथन कहूं, वो कथन ये लिख दूं
कि सभी, ये फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होती है, पूर्ण होती है। तो आप कहोगे बिल्कुल 100% है कि ये प्राकृत संख्या पूर्ण में शामिल है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होती है। तो आप कह दोगे सर ये बात क्या है, गलत है, प्राकृत होती है। ये बात सही है, ये बात क्या है, गलत है। क्लियर है? प्राकृत और पूर्ण चीजें समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। किसे कहते हैं पूर्णांक संख्या? तो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जिसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर सभी संख्याएं शामिल हो, डॉट इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस का इन्फिनिटी तक की जो संख्या है उनको क्या कहते हैं? तो आप सभी कहोगे सर इन संख्याओं को हमें पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहाँ वही कॉन्सेप्ट समझना, माइनस इन्फिनिटी से मैं -4 आया, -3 आया, -2 आया, -1 आया, 0 1 2 डॉट इन्फिनिटी। तो इस वाले पोर्शन को क्या नाम दिया था? तो आपने कहा सर आपने इस पोर्शन को नाम दिया था पूर्ण संख्या। इसका मतलब पूर्ण संख्या में नेगेटिव इंटीजर शामिल कर ले। कौन से? नेगेटिव इंटीजर शामिल कर ले तो प्राकृत संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। तो मैं कहूँ सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है विद्यार्थियों? पूर्णांक होती है। तो आप कहोगे सर ये बात 100% राइट है। लेकिन मैं कहूँ कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो आप कहोगे सर ये बात 100% गलत है। क्लियर है? अब यहाँ मैंने एक शब्द लिखा है नेगेटिव और पॉजिटिव। इस शब्द को समझाता हूँ क्योंकि ये अपने बहुपद वाले पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रूप से काम में आएगी। एक शब्द है जिसका नाम है ऋणेतर, और एक शब्द है जिसका नाम है धनेतर। इनका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऋणेतर का मतलब है ऋण धन इतर, और इससे संधि होके कौन सी संधि हो गई? तो गुण संधि हो गई। और यहाँ हुआ धन प्लस इतर का मतलब होता है दूर। ऋण का मतलब जो ऋण से अलग है। जहां मैं ऋणेतर शब्द लिखूं प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर मैं कौन सा शब्द लिखूं? ऋण से इतर, इसका मतलब है मैं पॉजिटिव संख्या की बात कर रहा हूं। कौन सी संख्या की बात कर रहा हूं? पॉजिटिव और जीरो की बात कर रहा हूं। जब मैं क्या लिखूं? ऋणेतर शब्द लिखूंगा डेफिनेशन में कहीं, तो आप लोग उसको समझोगे ऋण से इतर का मतलब होता है दूर। तो ऋण से दूर यानी ऋण वाली संख्याओं को छोड़कर जो संख्या है वो ऋणेतर है। धनेतर का मतलब धन प्लस इतर, धन से पॉजिटिव, यानी 0 प्लस नेगेटिव जो संख्या है उनको मैं क्या बोलूंगा? उनको मैं धनेतर कहूंगा। क्लियर है? चीजें समझ में आप लोगों को आ रही होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आपको चीजें समझ में आ रही। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है, वो संख्या कौन सी हो जाती है? तो वो संख्या हो जाती है आपकी भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। आप सभी जानते हो भाज्य संख्या क्या होती है? तो वह संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का पूरा भाग हो जाए, यानी उस संख्या से वो विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। उसे अपन क्या बोलते हैं? तो उसे अपन बोलते हैं भाज्य संख्या। विभाजित हो जाए तो उसे भागे। सर एग्जाम्पल के तौर पर 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, डॉट। देखो 4 में 4 और 1 के अलावा 2 का भाग जा रहा है 6 में, यानी कुल मिला के मैं ऐसे कह दूं कि वह संख्या जिसका गुणनखंड कोई दूसरी संख्या हो जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे? तो
तो उसे अपन बोलेंगे भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें या तो खुद का ही भाग जाए। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसमें या तो खुद का ही भाग जाए, या तो किसका भाग जाए, स्वयं का ही भाग जाए, स्वयं का ही भाग जाए, या फिर एक का ही भाग जाए, उस संख्या को क्या बोलेंगे, तो उस संख्या को कहेंगे अपन अभाज्य संख्या। यानी कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं जिसका गुणनखंड स्वयं संख्या हो, गुणनखंड एक ही हो, जिसका गुणनखंड क्या हो, एक ही हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। एक सम और विषम आता है, सब जानते हो सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, मेरे बताने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। देखो सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, उस संख्या को क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। तो इसका मतलब कोई भी सम संख्या यहाँ क्वेश्चन में माननी पड़ सकती है। तो मानने के लिए यदि पहली कोई सम संख्या है, यदि पहली कोई सम संख्या x है, पहली कोई सम संख्या कौन सी है, अक्ष है, तो इससे आगे वाली सम संख्या फाइंड करने के लिए हमेशा x+2 मानना पड़ेगा। ये द्विघात जो समीकरण है ना, उसमें आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं। यदि अपने को सम संख्या माननी होगी तो अपन इस रूप में मानेंगे, पहली सम संख्या अक्ष है तो उससे जस्ट आगे वाली सम संख्या x+2 होगी। ऐसे ही विषम संख्या होगी, कोई विषम संख्या यदि वह संख्या जिसमें इकाई का अंक क्या हो, इनके अलावा हो, इकाई का अंक क्या हो, 1, 3, 5, 7 और 9 हो, उस संख्या को अपन क्या कहेंगे, तो आप कहोगे सर हम उस संख्या को क्या कह देते हैं, तो उस संख्या को प्यारे विद्यार्थियों आप क्या कह देते हो, विषम संख्या कहते थे। यदि पहली विषम संख्या x है तो उससे आगे वाली विषम संख्या कितनी हो जाएगी, तो x+2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है, चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी चीजें कि सर हमें क्या कहना चाह रहे हैं। क्लियर है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, लगातार 2 धन पूर्णांकों या 2 सम पूर्णांकों का वर्गों का योग इतना है, तो ऐसे कंडीशन में अपन मानेंगे तो पहली संख्या अक्ष और दूसरी क्या मानेंगे, x+2 मांगने वाले हैं। ये सामान्य चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपको एक पता होना चाहिए, किसका होना चाहिए, तो आप कहोगे हमें वर्ग निकालना, वो तो अलग से सिखाना है ना। पहले मैं एक चीज और शंका देता हूं, वो तो आगे अलग चैप्टर लेंगे अपन। कोई संख्या स्पेशल यदि भाग देने का रूल है, किसका, भाग देने का रूल है, और एक विशेष स्पेशल संख्या से गुणा करने का रूल है। देखो शॉर्ट तरीके से गुणा भाग अपन कैसे करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए आपको भाग के बजाय में पहले गुणा समझा। 2 संख्या से विशेष ध्यान रखना, एक संख्या अपन गुणा किसी संख्या को करेंगे 5 से और एक किसी संख्या को गुणा करेंगे 11 से। इन 2 का कॉन्सेप्ट समझना है। सर इन 2 का ही ज्यादा क्यों, देखो कोशिश ये करेंगे क्योंकि एक तो पाई आएगी अपने बार एडवांस मैथ में, और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। इसको मैं लिखूंगा 2 गुणा 11/7। सर ऐसा क्यों, 2 गुणा 11/7, क्योंकि संख्या को 2 से गुणा करना आसान होता है, 11 से गुणा करना आसान है, इसलिए मैं पाई का मान जब भी बोलूंगा मैं 22/7 न बोल के पाई का मान कितना बोलूंगा, 2 × 11/7 बोलूंगा। इसका मतलब इन 2 से गुणा करने का तरीका आपको आना चाहिए विद्यार्थियों, थोड़ा सा सीखना है। जैसे मुझे कोई संख्या लिखनी है और वो है 5, वो संख्या कितनी है आपकी, 5 है, इस 5 को गुणा करना, जैसे अपने को 5 से गुणा करना है, ठीक है, कितने से गुणा करना है, 5 से। किसको गुणा करना है सर, एक छोटी सी संख्या लेता हूं मैं 6 से, फिर मुझे इस 5 को गुणा करना है किससे, 8 से, और 5 को गुणा करना है 14 से, 5 को गुणा करना है मुझे 28 से, 5 को गुणा करना है मुझे 60 से, 5 को गुणा करना है मुझे 400 से,
और 5 को गुणा करना है 32 से। सर इसके आंसर क्या होंगे? तो देखो आपको संख्या को करना कुछ नहीं है, 5 से गुणा करने का मतलब है संख्या को आधी करना। संख्या को क्या करना? आधी करना। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? देखो 5 गुणा 6 करना है, तो मैंने मेरी तरफ से इस संख्या को 5 से गुणा करना था, तो इस 5 को 10 बनाने के लिए मैंने ऊपर 2 से गुणा कर लिया और नीचे मैंने 2 का ही भाग लगा दिया। 5 से गुणा किया, सॉरी 2 से गुणा किया, और ताकि 5 गुणा 2 कितना हो गया? 10। 10 गुणा 6 बटे हुआ कितना बचा? 2। 2 से कट गया ये 3 बार, 3 गुणा 10 कितने हो गए? 30। तो इसका मतलब किया क्या मैंने संख्या 30 को आधी किया। रूल कहाँ से निकला? वो तो यहाँ से निकला। संख्या को क्या करना है? आधा करके 0 लगाना है। 6 का आधा 3, 0 लगा दो। 8 का आधा 4, 0 लगा दो। 14 का आधा 7, 0 लगा दो। 28 का आधा 14, 0 लगा दो। 60 का आधा 30, 0 लगा दो। 400 का आधा 200, 0 लगा दो। 32 का आधा 16, 0 लगा दो। यानी किसी भी संख्या को 5 से गुणा करने का मतलब है संख्या को आधा करना है और क्या करना है? आपको 0 लगाना है। सर विषम संख्या होती तो हाँ, ये कॉन्सेप्ट भी है। 5 गुणा 7 करते तो, 5 गुणा 9 करते तो, 5 गुणा 11 करते तो, 5 गुणा 23 करते तो, 5 गुणा 311 करते तो, 5 गुणा 221 करती तो। देखो अपन ने क्या किया था? कॉन्सेप्ट वही संख्या था, संख्या को आधी करनी है। अब 7 तो आधा होता नहीं, 7 तो आधा होता नहीं, आधा इससे कम होगा। 6 का आधा कितना होगा? 3, और इसके 5 लगाना है। वहां 0 लगा रहे थे, यहाँ क्या लगाएंगे? 5। 9 का आधा तो होता नहीं, 8 का आधा करो 4 और 5 लगा दो। 11 का आधा होता नहीं, 10 का करो आधा, कितना हो गया? 10 का आधा 5 और 5 लगा दो 55। 23 का आधा नहीं होता, 22 का करो 11 और 5 लगा दो। 311 का नहीं होता, 310 का होता है। 310 का आधा कितना हो जाता है? तो 310 का आधा हो जाता है 2, 5 और 5, 255। 255 इसके क्या लगा दो? 5 लगा दो। 221 का नहीं होता, 220 का होता है 110 और 5 लगा दो। तो 5 से गुणा करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ऐसे ही 11 से गुणा करना सीखेंगे अपन। किससे गुणा करना? 11 से। किसी संख्या को 11 से गुणा करना है। इतनी बड़ी से करना था। कैसे करेंगे? देखो 11 को 22 से गुणा करना है ना, तो आपको सबसे पहले इस 2 को लिखना है। 2 में 4 जोड़ना है। 2 में 2 जोड़ोगे तो 4, फिर 2 में कुछ नहीं जोड़ना तो 2 लिख दो। ऐसे 1 लिखो, 1 और 1 कितना हो गया? 2 लिखो, फिर 1 लिख दो। सॉरी लास्ट पे शुरू में 1 लिखना था ना। 1 लिखो, 2 लिखो, 1 लिखो। ऐसे 23 का क्या लिखोगे? 3 लिखो, 3 और 2 5 लिखो और 2 लिख दो। गुणा हो रही है संख्या अपने आप ही। 20 को गुणा करना है तो 0 लिखोगे, 0 और 2 2 का, फिर 2 का 2 हो जाएगा। 0 का 0, 0 और 4 4, 4 में कोई नहीं जोड़ना 4। इसका करेंगे। सबसे पहले देखो 3 लिखा, 3 में 2 जोड़ो 5 लिखो, 2 में 2 जोड़ो 4 लिखो, 5 और 2 7 लिखो। अब 5 किसी में आगे नहीं जुड़ सकता तो 5 का 5 लिखो। ये आंसर हो गया 5 7 4 5। कितनी बड़ी संख्या हो? 11 गुणा 2 2 5 7 6 5 2। सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 और 5 7 लिखेंगे, 6 और 5 11 होते हैं तो 1 ही लिखेंगे। 6 और 7 13, 13 और 1 14, 4 लिखेंगे, 1 रख लेंगे। 7 और 5 12 और 13 का 3 लिखेंगे, 1 रख लेंगे। 5 और 2 7 और 1 8 लिख देंगे और यहाँ 2 का 2 लिख देंगे। ये संख्या 11 से गुणा। और ये अपने बहुत ज़्यादा काम में आ सकती है। कहाँ पर? जहाँ पाई का मान अपने को रखना होता है। आज के सेशन में अपन यही इंट्रोडक्शन करेंगे। आरंभ बैच की पहली क्लास ये अपनी सामान्य वेद की हुई है। कल अपन जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा वैदिक विधि वाला, वैदिक
जो मैथमेटिक्स दे रखा है, जिसमें केवल पूर्ण वर्ग संख्याएं, जिसका वर्ग निकालना है, घन निकालना है, वर्गमूल निकालना है, घनमूल निकालना है, उसकी क्लासेस कल से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। लेकिन वीडियो को अंत तक देखा है तो एक बार सभी साथियों तक शेयर कर देंगे। आरंभ बैच में जुड़ने के लिए मुझे व्हाट्सअप नंबर, इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर दोगे, ये व्हाट्सअप में नंबर दिए हैं, इस पे व्हाट्सअप कर दोगे, आरंभ बैच LDC। और वीडियो पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंप्लीट बैच एक टॉपिक होते हैं, उसके MCQs और कथन कारण के आधार पर क्या करेंगे MCQ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।